हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद एचएम में। तो फ्रेंड्स, आज अपन कक्षा 11 रसायन विज्ञान के अध्याय नंबर 1 रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के भाग नंबर 11 को शुरू करेंगे। ठीक है, भाग नंबर 11 को शुरू करेंगे। इससे पहले के जो 10 भाग हैं, अगर वो आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, उस पर जाके आप देख सकते हैं। बात करेंगे विषय वस्तु की। विषय वस्तु में अपन ने ये वाला जो टॉपिक है ये अपना चल रहा है। कौन सा वाला? रासायनिक संयोजन के नियम जो टॉपिक है वो अपना चल रहा है। ठीक है, रासायनिक संयोजन के नियम में अपन ने कुल 5 नियम थे, है ना। ये 5 नियम थे अपने, जिसमें से अपन ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, ये तीनों ही नियम बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करें। ठीक है, आज का जो नियम रहेगा वो रहेगा गैलुसेक का गैसीय आयतनों का नियम। ये जो नियम है बेहद इंपॉर्टेंट है, और बाकी जो नियम है जैसे द्रव्यमान संरक्षण, स्थिर अनुपात और गुणित अनुपात, इन तीनों ही नियमों से थोड़ा भिन्न भी है। तो इसको थोड़ा अच्छी तरीके से समझेंगे, बहुत एग्जाम्पल करेंगे और होमवर्क भी दूंगा। एग्जाम्पल करवाने के बाद होमवर्क भी दूंगा और आपसे जचवाऊंगा कि आप कितना सीखे हैं इस वाले लेक्चर में। ठीक है, तो गैलुसेक का गैसीय आयतनों का नियम आज अपन समझने वाले हैं। क्या बिल्कुल क्लियर हुआ? चलिए, अब एक बात, यदि वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसी प्रकार से यदि आपको और अधिक वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सबके सब बच्चे। चलिए, आज अपन रासायनिक संयोजन के नियम के अंतर्गत गैलुसेक का गैसीय आयतनों का जो नियम है इसकी श्रृंखला को शुरू करते हैं। गैलुसेक का गैसीय आयतनों का नियम क्या कहता है भाई? गैलुसेक के गैसीय आयतनों का नियम, पहले तो ये पता लगाओ कि गैलुसेक कौन है। गैलुसेक एक वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने गैसीय आयतनों का जो नियम है इसको खोजा था। तो इसके खोजकर्ता कौन है? इस नियम का नाम क्या है? गैसीय आयतनों का नियम, और इसके खोजकर्ता कौन है? गैलुसेक हैं। ठीक है, तो नियम का जो नाम है वो क्या है? गैसीय आयतनों का नियम। ठीक है, हम इसको यदि पूरा बोलना चाहें तो गैलुसेक का गैसीय आयतनों का नियम भी कह सकते हैं। गैसीय आयतनों का नियम, आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर स्पेसिफिकेशन दे दी है ना। कुछ अलग से आपको बता दिया गया है पहले से ही। इस नियम को शुरुआत करने से पहले आपको सावधान कर दिया गया है कि इसको जो पिछले वाले नियम थे उनकी तरह मत समझ लेना। जो पिछले नियम पढ़े, पीछे जो नियम पढ़े हैं अपन ने, उनकी तरह इस नियम को मत समझ लेना, क्योंकि इसमें थोड़ी कंडीशन लगेगी। कौन कौन सी कंडीशन है? नाम में ही पता चल रहा है। गैसीय आयतनों के नियम, नाम में 2 शब्द आ रहे हैं। पहला जो शब्द है वो है गैस, दूसरा जो शब्द है वो है आयतन। पहला जो शब्द है वो है गैस और दूसरा जो शब्द है वो है आयतन। सर, गैस और आयतन ये शब्द हमने पहले नहीं पढ़े। हमने अभी तक आयतन की जगह द्रव्यमान पढ़ा और गैस की जगह हमने तीनों की तीनों जो पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों को ही पढ़ा है लगभग। लेकिन हमने पिछले जो नियम थे उनमें कभी भी स्पेसिफिकेशन नहीं देखी कि किसी नियम में हमारे को सिर्फ गैस के बारे में ही पता लगाने की बात कर रही हो, या फिर द्रव के विषय में बोल रहा हो, या फिर ठोस के विषय में बोल रहा हो। लेकिन गैलुसेक का गैसीय आयतनों का नियम हमारे को स्पेसिफिकेशन दे देता है और सावधानी बोलता है कि पदार्थ की तो तीनों अवस्था हैं, उसमें से सिर्फ इस नियम में गैसों का ही उपयोग होगा। ठीक है, इसमें जो अभिकारक होंगे वो भी गैस के होंगे और जो उत्पाद बनेंगे वो भी गैस के ही होंगे। ठीक है, और जो यहाँ पर पिछले नियमों में द्रव्यमान को कैलकुलेट किया जा रहा था, द्रव्यमान का अनुपात देखा जा रहा था हर जगह, लेकिन यहाँ पर गैलुसेक के गैसीय आयतनों के नियम में हम क्या करेंगे? गैसों का जो अनुपात होता है, किसका अनुपात? आयतनों का अनुपात, गैसों के आयतनों का अनुपात की अपन चर्चा करेंगे। बात क्लियर हो रही है? चलिए, मैं आपको बताता हूँ गैस का उपयोग हम कहाँ करेंगे? रासायनिक अभिक्रिया में। रासायनिक अभिक्रिया अपन ने देखा, द्रव्यमान संरक्षण के नियम में भी देखा, स्थिर अनुपात के नियम में भी देखा, गुणित अनुपात के नियम में भी देखा। हर नियम में रासायनिक अभिक्रिया चल रही है, क्योंकि यह जो टॉपिक है उसका जो उपशीर्षक यानी मेन जो शीर्षक था वो क्या था? रासायनिक संयोजन के नियम। तो रासायनिक संयोजन यानी रसायन में जो तत्व हैं
उनके संयोजन यानी उनके जुड़ाव को, तो वो कहाँ होता है, रासायनिक अभिक्रिया में ही होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में दो बातें आती हैं, दो पद होते हैं, कौन कौन से, पहला होता है अभिकारक और दूसरा होता है उत्पाद। तो अभिकारक जो होंगे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, वो पदार्थ की किस अवस्था पे डिपेंड करेंगे, गैस अवस्था पे, गैसीय अवस्था के होंगे। जो अभिकारक मिलेंगे वो गैसीय अवस्था के होंगे, और गैसीय अवस्था के अभिकारक मिलकर और गैसीय अवस्था के अभिकारक मिलकर उत्पाद भी कैसा बनाएंगे, गैसीय अवस्था का ही उत्पाद बनाएंगे। यानी जो वो यौगिक बनाएंगे दो तत्व मिलकर, वो भी किस अवस्था का होगा, गैसीय अवस्था का होगा। बात क्लियर। चलिए अब यहाँ पर बात आती है आयतनों की। अब आयतन के विषय में समझ लेते हैं। ये जो अभिकारक और उत्पाद हैं, पीछे वाले जो नियम थे उनमें अपन अभिकारक और उत्पाद के द्रव्यमानों का अनुपात निकालते थे, लेकिन इस बार अभिकारक और उत्पाद है इनका अपन आयतन से लिंक करेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा है, आयतन से लिंक करेंगे इसको। किससे, आयतन से। अभिकारक और उत्पाद को आयतन से लिंक करेंगे, और आयतन से लिंक कर क्या देखेंगे अपन, अभिकारकों का जो आयतनों का अनुपात है। वापिस से समझना, अभिकारक जो हैं उसमें जो सम्मिलित तत्व हैं उनके जो आयतनों का अनुपात है वो कैसा रहेगा, और उत्पाद के आयतनों का अनुपात कैसा रहेगा, जो अनुपात है वो कैसा रहेगा, सरल रहेगा। कैसा रहेगा भैया, सरल रहेगा। क्या बात क्लियर हो रही है। अभिकारक और उत्पाद इन दोनों का जो अनुपात होगा, जैसे अभिकारक में कोई ना कोई तत्व मिलेंगे तो उनका जो आयतनों का अनुपात होगा वो कैसा होगा भैया, सरल होगा। इसी प्रकार से जो उत्पाद हैं उनके भी आयतनों का जो अनुपात होगा वो कैसा होगा भाई, सरल होगा। क्या बात क्लियर हुई यहाँ तक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ भी दिक्कत नहीं है। अभी सिर्फ अपन ने क्या पढ़ा है, बेसिक जाना है कि गैलो-सैक का गैसीय आयतनों का जो नियम है, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है उससे ये अन्य नियमों से किस प्रकार से भिन्नता दर्शाता है वो समझा अपन ने, है ना। गैस और आयतन के विषय में भिन्नता दर्शाता है, ये समझ लिया। अब समझते हैं गैलो-सैक ने गैसीय आयतनों का नियम जो दिया उसका स्टेटमेंट क्या था, उसकी परिभाषा क्या थी, फिर उसके आधार पर अपन आगे बढ़ेंगे। तो गैलो-सैक का गैसीय आयतनों के नियम के खोजकर्ता आपको पता है ये कौन थे, गैलो-सैक थे। ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है जो गैलो-सैक ने स्टेटमेंट दिया, जो उन्होंने नियम दिया वो क्या था, उसको पढ़ लेते हैं। लिख रखा है, जब गैसें मिलकर गैसीय रासायनिक यौगिक बनाती हैं, जब गैसें मिलकर, जैसे मैंने आपको बताया अभिकारक के रूप में कौन मिलेगा, गैसें मिलेंगी। ठोस नहीं हो सकता, ना द्रव मिल सकते हैं। कौन मिलेगा भाई, गैसें मिलेगी। जो गैस होती हैं वो मिलेगी, जैसे हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, सल्फर गैस, हीलियम गैस, ये सब प्रकार के, मीथेन गैस, CH4, कार्बन डाइऑक्साइड, इस प्रकार की जितनी भी गैसें होती हैं वो मिलकर क्या करेंगी, वो मिलेंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब गैसें मिलकर गैसीय रासायनिक यौगिक बनाती हैं तो क्रियाकारक यानी जो अभिकारक होते हैं, अभिकारक गैसों की मात्रा और उत्पाद की मात्रा छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात, छोटी पूर्ण संख्या यानी 1 2 3, छोटी यानी 1 2 3। ठीक है, पूर्ण संख्या कोई कितनी भी हो सकती है, 10 11 12, लेकिन यहाँ बोल रहा छोटी पूर्ण संख्या यानी 1 2 3 4 5 इतनी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में होती हैं, जिसे तापमान और दाब की समान परिस्थितियों में मापा जाता है। यानी यहाँ पर ये भी स्पेसिफिकेशन कर दिया, इनका जो आयतन कैलकुलेट किया जाएगा, इनका जो अनुपात कैलकुलेट किया जाएगा, वो जो अनुपात कैलकुलेट किया जाएगा वहाँ का जो वातावरण होगा जहाँ पर इसकी गणना होगी, वो वातावरण भी स्थिर कर दिया गया है। गैलो-सैक ने वो आयतन जो था, वो आयतन की गणना जब अपन करेंगे तो उस आयतन में क्या परिस्थिति होनी चाहिए, क्या कंडीशन होनी चाहिए जिस पर अपन आयतन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो कंडीशन भी बता दी। कैसा होना चाहिए, समान ताप और समान दाब पर। यानी ये जो शब्द है समान ताप और समान दाब, ये अपन ने पहले भी कहीं पढ़ रखा है। सामान्य ताप एवं दाब पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था, स्थिर अनुपात, गुणित अनुपात के उसमें पढ़ा था कि इसको अपन NTP के नाम से भी जानते हैं। तो वही चीज़ है। अगर इस परिभाषा को यदि मैं अच्छी तरीके से आपको याद कराना चाहूँ तो आप कैसे याद करेंगे और उसको कैसे समझेंगे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए लिख रखा है समान ताप एवं दाब, यानी समान ताप एवं दाब यानी NTP पर यानी कितना ताप कितना दाब लें। यदि मेरे को किसी गैस का आयतन कैलकुलेट करना है, गैसीय आयतनों के नियम को यदि मुझे प्रयोग के द्वारा इसको समझना है, तो मैं क्या
पहली कंडीशन क्या है कि मैं अपना जो आसपास का वातावरण है उसको कैसा रखूं, समान ताप रखूं एवं दाब रखूं। सर मुझे बताइए कि समान ताप कितना होना चाहिए, कितना ताप रखूं मैं और कितना दाब रखूं। तो मैं आपको बताऊंगा, पिछले वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि एनटीपी में जो समान ताप होता है, जो सामान्य ताप होता है वो 273 केल्विन रखा जाता है। कितने केल्विन रखा जाता है भाई? 273 केल्विन रखा जाता है। अगर आप इसको अपने डिग्री में चेंज करना चाहो तो इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, सामान्य ताप आपको 273 केल्विन रखना है और आपको सामान्य जो दाब है वो 1 atm रखना है। वो कितना रखना है भाई? 1 atm रखना है। तो पहली कंडीशन जो आपकी कंप्लीट होगी वो क्या होगी? सामान्य ताप और दाब की, यानी एनटीपी आपको लागू कर देना है। एनटीपी लागू करने के बाद इस सामान्य ताप एवं दाब पर जो सारी की सारी गैसें होती हैं, यानी सभी गैसें का आयतन जो होता है, सभी गैसों का आयतन जो होता है, सभी गैसें यानी अभिक्रिया में अभिकारक है ना, अभिक्रिया में जो अभिकारक और उत्पाद दोनों के दोनों ही गैस होंगे, तो अभिकारकों के गैसों का आयतन और उत्पाद के गैसों का आयतन दोनों को मिलाना नहीं है। अभिकारकों के गैसों का आयतन सरल होगा और उत्पाद की गैसों का आयतन कैसा होगा? सरल होगा। तो वही बात यहाँ पर है कि इनका जो अनुपात होता है वो कैसा होता है? सरल अनुपात होता है। तो आप इस बात को, पूरी परिभाषा को इस जो रेखा चित्र है उसके माध्यम से भी समझ सकते हैं कि समान ताप एवं दाब पर, यानी एनटीपी पर जो सभी गैसों का आयतन होता है, सभी गैसों का आयतन यानी अभिकारकों और उत्पादों का जो आयतनों का अनुपात होता है वो कैसा होता है? सरल अनुपात होता है। यानी 1.2:3:4 इस प्रकार का अनुपात अपन को देखने को मिलता है। क्या यहाँ तक बात समझ में आई है आपको? परिभाषा समझ में आई? परिभाषा में क्या था कि दो गैस मिलकर गैसीय रासायनिक यौगिक बनाती हैं, तो क्रियाकारक गैसों की मात्रा और उत्पाद गैसों की मात्रा का जो अनुपात होता है, जो आयतनों का अनुपात होता है, वो कैसा प्राप्त होता है? सरल प्राप्त होता है। इस बात को सिद्ध करने के लिए, क्योंकि हर एक वैज्ञानिक जो अपन ने पिछले उसमें पढ़ा, उसने हर एक प्रयोग दिया। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को भी जो आंतोइन लावोसिए थे उन्होंने सिद्ध करके बताया कि मेरा जो नियम है वो किस प्रकार से व्यवहारिक जीवन में, व्यवहारिक रसायन में किस प्रकार से फिट बैठता है। इसी प्रकार से प्रोस्टेट ने भी बताया, स्थिर अनुपात के, गुणित अनुपात के नियम में डाल्टन ने भी प्रयोग करके बताया। तो गैलुसेक ने भी इनको देखिए इन्होंने भी नियम का प्रयोग देना चाहा। तो उन्होंने क्या करा, इनका जो नियम था वो गैसों पर आधारित था, ये सिर्फ गैसों का ही चयन कर सकते थे। तो गैलुसेक ने क्या प्रयोग करा उसको देखते हैं अपन कि इस नियम को उन्होंने कैसे सिद्ध करा। उन्होंने कैसे सिद्ध करा कि जब दो गैसें मिलती हैं तो जो उत्पाद भी गैसीय बनता है, और वो जो गैसीय उत्पाद है और जो गैसीय अभिकारक हैं उनके जो आयतनों का, अगर जब अपन वो दो गैसें मिल रही हैं उनके आयतनों का अनुपात देखें तो वो सरल प्राप्त होता है। तो इस चीज़ को उन्होंने कैसे सिद्ध करा वो देखते हैं। उस ज़माने में कैसे सिद्ध करा, आज सिद्ध करने के लिए तो बहुत सरल हो जाता है। अगर आज इस नियम को सिद्ध करना चाहें तो बहुत सरल होगा, लेकिन उस ज़माने में गैलुसेक द्वारा इस नियम को सिद्ध करना किस प्रकार से संभव था उस देखें, उस पर जाँच करते हैं। देखिए, गैलुसेक ने दो गैसों का चयन करा, ठीक है, अभिकारक के रूप में। कितनी गैसों का चयन करा? दो गैसों का चयन करा। पहली जो गैस का नाम था वो था हाइड्रोजन गैस, और दूसरी गैस का जो नाम था वो था ऑक्सीजन गैस। पहली गैस का नाम था हाइड्रोजन और दूसरी गैस का नाम था ऑक्सीजन। दो गैसों का चयन करा और दोनों गैसों का जो आयतन था उन्होंने कैलकुलेट करा। परिस्थिति, कंडीशन, कौन सी कंडीशन पे कैलकुलेट करा? एनटीपी पर कैलकुलेट करा। अब पता नहीं कौन से यंत्र होंगे, वो जो जिस यंत्रों से उन्होंने कैलकुलेट करा, मैं मानता हूँ वो कैलकुलेट करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा समय लगा होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि आज अपन यदि किसी गैस का आयतन कैलकुलेट करना चाहें एनटीपी पर तो बहुत सारे ऐसे यंत्र मिल जाएंगे अपन को जिनके माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं, नैनो सेकंड में अपन ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन उस समय गैलुसेक के ज़माने में उनके पास यंत्र नहीं थे, तो उन्होंने एनटीपी पर बहुत समय लगाकर उन्होंने एक हाइड्रोजन गैस का क्या निकाला होगा? आयतन निकाला होगा। और वो कितना निकाला था भैया? 100 मिलीलीटर निकाला था। जो हाइड्रोजन गैस का आयतन निकाला वो कितना था? 100 मिलीलीटर। अच्छा, आयतन से तो आप समझते हैं ना, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? आयतन क्या होता है?
किसी भी वस्तु जितनी जगह घेरती है वो क्या कहलाती है, आयतन कहलाती है। और आयतन को अपन लीटर और मिलीलीटर इन 2 इकाइयों में मापते हैं, मेनली 2 इकाइयों में मापते हैं, मिलीलीटर और लीटर, गैसों को। ठीक है, बात क्लियर। बात करते हैं ऑक्सीजन गैस की। तो ऑक्सीजन गैस का भी उन्होंने एनटीपी पर आयतन कैलकुलेट करा, तो वो आया 50 लीटर, 50 मिलीलीटर। अब इसको आप याद रखेंगे, अभी के लिए वीडियो के लिए याद रखेंगे, क्योंकि मैं इस पर बेस न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको आगे जाकर। मतलब अभी इस वीडियो में आगे अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कि परीक्षा में किस प्रकार के न्यूमेरिकल आते हैं। तो उसके लिए मैं आपको चाहूँगा कि ये जो डेटा है वो आप याद रखें। बस 2 ही तो आंकड़े हैं। पहला हाइड्रोजन का आपको द्रव्यमान ज्ञात करना है 100 मिलीलीटर, और ऑक्सीजन का ज्ञात रखना है 50 मिलीलीटर। बस दैट्स इट, ये याद रखना है। ठीक है, गैलुसेक ने एनटीपी पर क्या ज्ञात करा, आयतन ज्ञात करा। अब उन्होंने क्या करा, इन दोनों को गैसों को संयुक्त करा। क्या क्या करा उन्होंने, इन दोनों गैसों को संयुक्त करा, इन दोनों गैसों को मिलाया। इन दोनों गैसों को मिलाया तो क्या प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट देख लो क्या बनेगा, आप बताओ मुझे क्या बनने वाला है, H2O बनेगा। और H2O जब बना तो उन्होंने H2O को भी एनटीपी पर दाब क्या निकाला, एनटीपी पर दाब कैलकुलेट करा, तो वो कितना आया, 100 मिलीलीटर आया। तो गैलुसेक ने देखा, जब इन सबको मिला लिया और उनके पास, जैसे मैंने आपको लिख के बता रखा है, जैसे ये मैंने पूरा आपको लिखकर बता रखा है, उन्होंने भी अपनी कॉपी में लिखा होगा ऐसा का ऐसा पूरा का पूरा, और उनके सामने सारे के सारे आंकड़े होंगे। तब उन्होंने नियम दिया कि अभिकारकों के जो अभिकारक हैं उनका आयतनों का जो अनुपात होता है वो कैसा होता है, सरल होता है। तो जब उन्होंने निकाला होगा, जैसे 100 अनुपात 50 निकाला होगा, तो ये सरल अनुपात है। कैसे, 50 एकम 50 और 50 दूनी 100, यानी 2:1 जो है इसका एक सरल अनुपात है। कैसा अनुपात है, सरल अनुपात है। यानी इसको यदि अपन लिखना चाहे तो कैसा अनुपात आ जाएगा, ये 2:1 के नियम में बढ़ जाएगा, और ये सरल अनुपात अपन को मिला। लेकिन गैलुसेक को लगा ये तो बहुत लंबी प्रक्रिया हो गई। मैंने क्या करा, 2 पहले गैसों का चयन करा, यानी गैलुसेक साहब जो थे, गैलुसेक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या करा, 2 गैसों का चयन करा, हाइड्रोजन गैस ली, ऑक्सीजन गैस ली, दोनों गैसों का चयन करा सबसे पहले, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप उन्होंने क्या करा, एनटीपी पर दोनों का ही क्या ज्ञात करा, आयतन कैलकुलेट करा, दूसरा स्टेप। फिर तीसरा स्टेप उन्होंने क्या करा, और ये तीसरा स्टेप यानी पहला स्टेप दूसरा स्टेप बोलने में जितना जल्दी अपन बोल रहे हैं ना, उतना उनको पता नहीं कितने दिन या 4-5 दिन ऐसे लग गए होंगे ये कैलकुलेट करने में। बहुत उनको दक्षता से कार्य करना पड़ा होगा, तब जाकर उनका ये सारा नियम सिद्ध हुआ। ठीक है, तो आयतन उन्होंने हाइड्रोजन का निकाला, फिर ऑक्सीजन का निकाला, फिर उन दोनों को जोड़ा, और उन दोनों को जोड़कर H2O जो बना उसका एनटीपी पर कैलकुलेट करा। फिर उन्होंने अनुपात निकाला आयतनों का, तो कितना निकला, 2:1, यानी वो जो चाहते थे वो निकल गया, और जो उन्होंने कहा था उस बात को सिद्ध कर दिया। लेकिन इसको सिद्ध करने के बाद वो संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बोला, अरे इसमें तो बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, अगर मुझे इस प्रकार से अन्य जो गैसें हैं, अन्य जो गैसों का निर्माण होता है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक HCl जो गैस है उसका निर्माण होता है, अमोनिया NH3 जो गैस है, इनका जो जितना भी निर्माण होता है, यदि मेरे को ये निकालना होगा आयतन, तो मैं कैसे निकालूंगा, इसके लिए तो बड़ी टंटा हो जाएगा, यानी बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाएगी। तो उन्होंने सोचा 1-2 महीने निकल गए, 3-4 महीने निकल गए। उसके बाद उन्होंने सोचा, अरे इस फंडामेंटल को मैं, जो रासायनिक अभिक्रिया के संतुलन होती है, उस फंडामेंटल से जोड़ के देखा उन्होंने। गैलुसेक सर ने करा कि भैया जो दोनों के दोनों जो गैसें थीं उनको वैसे ही रखा। कैसे रखा मैं आपको बताता हूँ। दोनों के दोनों जो समीकरण था उसको वैसे ही रखा। इस बार उन्होंने आयतन नहीं लिखा, इस बार क्या नहीं करा उन्होंने, आयतन नहीं लिखा, सिर्फ उन्होंने क्या लिखा, समीकरण लिखा। जैसे मैंने अपने लिख रखा है ना, H2 + O2, इन दोनों को मिलाकर क्या बना, H2O। ठीक है, इस प्रकार का सिर्फ सिंपल समीकरण लिखा। और फिर उन्होंने जो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने वाला जो कंसेप्ट था, अवधारणा थी, उसको इसमें लगाया, और उस कंसेप्ट को इसमें लगाया। आपको पता है ना, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले तत्व होते हैं उनको संतुलित करना पड़ता है, तो उन्होंने उस कंसेप्ट को इधर लगाया। ठीक है, तो उस कंसेप्ट को इधर लगाया तो क्या करा, जैसे उन्होंने क्या करा, हाइड्रोजन तो था, ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 2 है,
और यहाँ पर उत्पाद में कितना है हाइड्रोजन 2 है। चलो यहाँ पर 1 संतुलित हुआ, हाइड्रोजन संतुलित हुआ। बात करेंगे ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 2 है, और यहाँ पर कितना है भाई 1 है। जब कुछ नहीं होता है तो क्या मानते हैं 1 मानते हैं, तो यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर तो गड़बड़ हो गई। होना कितना चाहिए था 2, है कितना 1। क्या करेंगे संतुलित, कैसे करते हैं, इसके आगे कितना लगा देंगे 2 लगा देंगे। जब ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। लेकिन आप कहेंगे सर यहाँ पर ये भी तो है हाइड्रोजन के भी तो 2 अणु हैं, तो ये 2 हाइड्रोजन से भी गुणा होगा। बिल्कुल सही, और गुणा होकर कितना बनेगा 4 बनेगा। तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई 4 हो गई। लेकिन यहाँ पर कितनी है, अभिकारक में 2 है, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर भी कितना लगा लेंगे 2 लगा लेंगे। तो इसको ढंग से समझते हैं, लिख लेते हैं इसको ढंग से। क्या करेंगे H2O के बाहर क्या लगेगा 2 लगेगा, तो ये 2 गुणा होगा इससे 2 से, तो ये 4 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितने 2 है, यहाँ पर 4 करने पड़ेंगे, तो यहाँ 4 हो गया। तो इन्होंने इस प्रकार से समीकरण को संतुलित करा, और समीकरण को संतुलित कर कर उन्होंने क्या करा, ये अपन मामला क्या है, अपन कर क्या रहे हैं, अपन को आयतनों का अनुपात निकालना है। तो एक तरीका तो आयतनों का अनुपात निकालने का गैलुसेक ने सर्वप्रथम क्या करा कि पहले उनका सेपरेटली आयतन ज्ञात करा। हाइड्रोजन का अलग आयतन ज्ञात करा, ऑक्सीजन का अलग ज्ञात करा, और H2O का अलग ज्ञात करा। फिर अलग अलग ज्ञात करके उनका फिर एक बार सेपरेटली उन्होंने ज्ञात करा। ये प्रोसेस थोड़ा लंबा था, इसलिए उन्होंने दूसरा प्रोसेस अपनाया। वो दूसरा प्रोसेस ये था जिसका आज भी प्रयोग होता है, और 11th क्लास में इसके बेस पर प्रश्न भी पूछे जाते हैं, और 11 नहीं तो आगे भी पूछे जाते हैं। तो आपको इस नियम को समझना है, क्योंकि हर वक्त आप हाइड्रोजन, जैसे मैंने आपको बोला हाइड्रोजन का 100 मिलीलीटर वो आयतन होता है, तो इस प्रकार से बहुत सारी गैसें होती हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ज़ेनॉन, रेडॉन, बहुत सारी होती हैं। तो इन सब का आप क्या नहीं कर सकते, आयतन ज्ञात नहीं कर सकते। इसलिए गैलुसेक सर ने क्या करा, गैलुसेक सर ने इसको सरल करा। और उसको सरल किस प्रकार से करा, उन्होंने वही 2 गैसें लिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दोनों को मिलाया और दोनों का H2O जो यौगिक बना, गैसीय यौगिक जो बना वो बना H2O। ठीक है, यानी जल व वाष्प कहते हैं इसे। H2O जल वाला नहीं है, ये क्या है, जल व वाष्प है। क्या है भैया, ये जल व वाष्प है। ध्यान रखना, जल व वाष्प मतलब क्या होता है, जल जो वाष्प के रूप में परिवर्तित हो गई वो क्या कहलाती है, जल व वाष्प कहलाती है। तो इसी प्रकार से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब उन्होंने संयोग करा और H2O बना, क्या बना, H2O बना, तो उन्होंने इस समीकरण को संतुलित करा। और इस समीकरण को संतुलित कर उन्होंने बोला कि जो हाइड्रोजन के जो गुणा में अंक है, जो गुणांक है हाइड्रोजन का गुणांक है, वो ही इसके आयतन है, वो ही इसका जो आयतन है। कैसे, जो इसके आगे हाइड्रोजन का आयतन क्या लिखा उन्होंने, 2 इकाई आयतन। अब यहाँ पर जो इकाई है वो सवाल पे डिपेंड करती है कि सवाल में आपको मिलीलीटर दे रखा है या लीटर दे रखा है। गैस की 2 ही इकाइयाँ हैं, पहला मिलीलीटर और दूसरा लीटर। अब ये डिपेंड करता है कि आपको सवाल में क्या दे रखा है। अभी सवाल करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो गैलुसेक सर ने क्या बोला कि जब अपन किसी समीकरण को संतुलित कर देते हैं तो संतुलित करने के बाद जैसे हाइड्रोजन का जो गुणांक है वो ही उसका आयतन होगा। तो हाइड्रोजन का गुणांक कितना है 2, तो 2 जो है वो उसका 2 इकाई आयतन होगा। और इकाई क्यों लिखा है, इकाई इसलिए लिखा है क्योंकि ये सवाल पे डिपेंड करेगा। यदि मिलीलीटर है तो 2 मिलीलीटर आयतन होगा, और यदि लीटर है तो 2 लीटर आयतन होगा। बात क्लियर। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो ऑक्सीजन का क्या गुणांक है, कुछ भी नहीं दिख रहा आपको तो, है ना। लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं होता है तो मैंने क्या बोला था, 1 होता है। कुछ भी नहीं होता है तो यहाँ पर 1 होता है, तो ये 1 से गुणा हो रहा है। तो इसका जो आयतन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 इकाई आयतन हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 1 इकाई आयतन हो जाएगा। इसी प्रकार H2O का आयतन यदि कैलकुलेट करना चाहें, H2O का आयतन यदि कैलकुलेट करना चाहें तो क्या होगा, H2O का जो गुणांक है इसके सामने क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। तो 2 लिखा हुआ है तो 2 का क्या हो जाएगा अपने पास, इसका जो H2O का जो आयतन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 इकाई आयतन हो जाएगा। क्या बातें स्पष्ट हो रही हैं, क्या क्लियरिटी आ रही है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, 1-2 एग्जाम्पल जब अपन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी गैलुसेक सर ने क्या करा, 2 वही गैसें ली जो उन्होंने पहले ली थी, उन गैसों को वही करा जो उन्होंने पहले करा था, दोनों को मिलाया, दोनों गैसों को, और उत्पाद बना H2O, जल व वाष्प बना। फिर उन्होंने इन समीकरण को संतुलित करा, और संतुलित करने के बाद जो अंक या गुणांक आए, तत्वों के जो गुणांक आए बाहर, उनसे उनको क्या आइडिया मिला कि यही जो है
वो क्या है, आयतनों का अनुपात है। किस प्रकार से, जैसे हाइड्रोजन का जो आयतन आया वो कितना आया, 2 इकाई आयतन आया, और ऑक्सीजन का जो आयतन आया वो 1 इकाई आयतन आया। अगर हम इसका इन दोनों अभिकारकों का अनुपात निकालें तो कितना आएगा, 2:1 आएगा। कितना आएगा, इसका तो 2 आएगा और अनुपात कितना आएगा, इसका 1 आएगा। तो ये 2:1 आ गया, सरल नियम है ना। वहाँ पर अपन को 100:50 करना पड़ा था, और यहाँ पर अपन ने सिर्फ रासायनिक संतुलन की सहायता से, रासायनिक अभिक्रिया में जो संतुलन होता है उसकी सहायता से अपन ने निकाला, तो यहाँ पर डायरेक्ट ही 2:1 निकल गया। और 2:1 अनुपात यहाँ पर ये इसका 2 है, ठीक है ना, ये वाला 2 इसका है। तो यहाँ पर आपको स्पष्ट हो गया होगा। तो वो जो मेथड था वो सबसे पहले था, गैलुसेक सर ने सबसे पहले वो मेथड इस्तेमाल करा, लेकिन वो मेथड थोड़ा लॉन्ग था और थोड़ा उसमें गलती भी हो सकती थी, याद करना ज़्यादा पड़ता था। इसलिए गैलुसेक सर ने एक दूसरा कंसेप्ट निकाला, वो था रासायनिक, उसमें रासायनिक संतुलन की सहायता से उन्होंने जो आयतनों का अनुपात था उसको निकालने की कोशिश करी, तो वो उन्होंने ऐसा निकाला। चलिए इसी कंसेप्ट को, इसी संकल्पना को एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए अभी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस थी, मान लीजिए अब लेते हैं अपन एक हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। अब की बार जो गैसें हैं वो है हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस। अब हाइड्रोजन और क्लोरीन इन दोनों को मिलाया, कैसे, हाइड्रोजन को लिया प्लस क्या करा, क्लोरीन को लिया, इन दोनों से जो मिलने वाला उत्पाद था वो क्या बनेगा, HCl बनेगा। क्या बनेगा, HCl बनेगा। अब अपन को क्या करना है, इसमें भी आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। कैसे करेंगे बताएंगे आप। पहले इस समीकरण जो आपको दे रखा है इसको क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। देखेंगे हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पर कितना है, 1 है। तो आप क्या करेंगे, इस वाले को जहाँ पर कम है उसको 2 से गुणा कर देंगे। तो कर दीजिए 2 से गुणा। चलिए 2 से गुणा कर दिया। चलिए अब देखिए क्लोरीन कितना है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी कितना है, 2 है। कैसे, यहाँ पर 1 है तो ये 2 इससे गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आया। चलो अब क्या करेंगे, दूसरा स्टेप क्या था कि अब यहाँ पर अब अपन आयतन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आयतन लिखेंगे। तो कैसे, हाइड्रोजन का कितना आयतन होगा, 1 इकाई आयतन होगा। कितना होगा, 1 इकाई आयतन होगा, क्योंकि यहाँ पर कितना है, 1 ही तो है, 1 है। यहाँ पर क्लोरीन का लिखेंगे तो क्लोरीन का कितना होगा, 1 इकाई आयतन होगा, क्योंकि कुछ भी नहीं है तो कितना होता है, 1 होता है। समझ रखा है। अब HCl का कितना आयतन होगा, 2 आयतन होगा, 2 इकाई आयतन होगा। कितना होगा, 2 इकाई आयतन। अब इकाई में कोई सा भी हो सकता है, मिलीलीटर भी हो सकता है और क्या हो सकता है, लीटर भी हो सकता है, यानी लीटर भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मिलीलीटर, लीटर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार का हो सकता है। चलिए अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो एक और उदाहरण से समझते हैं और अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अनुपात लिख लें क्या, अनुपात कितना हो जाएगा, 1:1:2 है ना। आयतनों का अनुपात कितना हो जाएगा, 1:1:2। ठीक है, सिंपल सा, क्लियर है। अगर आपको अभिक्रिया दे दी जाए और आपसे पूछा जाए कि गैसीय आयतनों के नियम के आधार पर अभिकारकों का क्या लिखो, आप आयतनों का अनुपात लिखो, तो आप कैसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे। वैसे ऐसे सवाल आपसे पूछे नहीं जाते, इतने सरल सवाल आपसे पूछे नहीं जाएंगे। सवाल किस प्रकार से पूछे जाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा अभी। देखना, अपन आंकिक प्रश्न करेंगे और आपको इतना अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा ये कंसेप्ट कि आप बोलेंगे सर आपने बहुत अच्छी तरह समझाया। और अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं और कमेंट करके जरूर जा सकते हैं। ठीक है, गैसों का आपने समझ लिया। अब एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर अपन न्यूमेरिकल करेंगे। मान लेते हैं नाइट्रोजन गैस ले लेते हैं और एक ले लेते हैं हाइड्रोजन गैस, दोनों गैसें ली। ठीक है, नाइट्रोजन गैस ली प्लस ली हाइड्रोजन गैस, दोनों को मिलाया, दोनों को मिलाकर उत्पाद क्या बनेगा, NH3 यानी अमोनिया गैस बनेगी। क्या बनेगी, अमोनिया गैस बनेगी। यहाँ पर मैं G नहीं लिख रहा हूँ, है ना। आप बोलेंगे सर आप G क्यों नहीं लिख रहे हो, यहाँ पर ऐसे आता है G लिखा हुआ, ये G का मतलब क्या होता है, गैस होता है, मतलब ये स्टेट को बताता है, यानी अवस्था को बताता है। जो कि मैंने अवस्था यहाँ लिख दी है तो मेरे को बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। गैस मैंने यहाँ लिख दिया है, 2 गैसें ली हैं मैंने, तो मेरे को बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। और बार बार लिखने की इसलिए भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि गैलोसे का जो नियम है वो भी यही कहता है, गैसीय आयतनों का नियम है, यानी गैसों अभिकारक जो है, अभिकारक में गैसें ही भाग लेंगी और उत्पाद भी क्या बनेगा, गैसों का ही बनेगा। तो मेरे को ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बार बार। और आप भी समझ लेंगे कि जो भी काम हो रहा है यहाँ पर गैसीय अवस्था में ही हो रहा है। ठीक है, चलिए बात करेंगे अब आयतनों की। पहले इसको संतुलित कर लीजिए।
संतुलित कर लें इसको। कैसे करेंगे संतुलित, कौन बताएगा? बताओ संतुलित कैसे होगा? नाइट्रोजन यहाँ पर कितना है? 2 है। यहाँ पर कितना है? 1 है। तो कितना होगा? यहाँ पर 2 लगाएंगे। चलिए 2 लगा दीजिए। लगा दिया 2, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर 2 नाइट्रोजन हो गए, यहाँ पर भी 2 नाइट्रोजन हो गया, शाबाश। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोजन की तरफ चलते हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पर 2 है। यहाँ पर कितने हैं? 6 हैं। 2 गुणा 3 6 हैं। तो यहाँ पर कितने होने चाहिए? यहाँ पर भी 6 होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर कब 6 होंगे? जब अपन इसको 3 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे। तो अब देखो यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 6 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 6 है। संतुलित। अब इसका क्या लिख लो? सिर्फ सिंपल सा क्या लिख लो? आयतन लिख लो। तो नाइट्रोजन का आयतन कितना होगा? 1 इकाई आयतन होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 है, ठीक है। हाइड्रोजन का कितना आयतन होगा? कितना होगा भैया? 3 इकाई आयतन होगा। यहाँ पर 3 आएगा बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गई, यहाँ 3 इकाई आयतन आएगा। कितना आएगा? 3 इकाई आयतन। और इसी प्रकार से NH3 का कितना हो जाएगा? 2 इकाई आयतन हो जाएगा। यहाँ पर आप लिखेंगे 3 इकाई आयतन, ठीक है। चलिए परेशानी, कोई दिक्कत? ये तो समझ लिया आपने कि आयतनों का अनुपात कैसे निकाला जाता है। अब आप इतना तो समझ ही चुके हैं, यदि मैं आपको 2 गैसें दे दूं और आपको बोलूं कि साहब इसको आप अभिकारक जो हैं इनके आयतन का अनुपात निकाल के बताओ मुझे, तो आप निकाल के दे सकते हैं मुझे? बोलेंगे सर हाँ दे सकते हैं आराम से। तो आपने एक चीज़ तो सीख ली, बधाई हो आपको, कॉन्ग्रेचुलेशन, एक चीज़ आपने सीख ली है। अब बात करेंगे दूसरी चीज़ की, एग्ज़ाम के परिप्रेक्ष्य में, कि एग्ज़ाम में जिस प्रकार से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं उस प्रकार के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की क्या अपन सीख चुके हैं या नहीं सीखे हैं? अगर नहीं सीखे हैं तो आप सीखेंगे, क्योंकि अभी तो आपने सीखा ही नहीं है। अभी तो मैंने आपको मेन बेसिक बताया है कि आयतनों को कैसे कैलकुलेट करना है। आपको वो विधि नहीं अपनानी है, क्योंकि सबसे पहले जो विधि थी वो वही थी, उसके बाद ये वाली विधि आई है। लेकिन आजकल क्या होता है, सबसे पहले ये पढ़ा देते हैं, क्योंकि टाइम वेस्ट होता है ना। लेकिन टाइम वेस्ट नहीं है, ये आपको पूरी सच्चाई पता होनी चाहिए। 100% यदि सच्चाई आपको पता होगी कि कहाँ से लेकर कहाँ तक पहुँचे हैं, तब आप बिल्कुल आपको 100% समझ में आएगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ा किस पर करेंगे भैया? एग्जाम में आंकिक प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। आंकिक प्रश्नों पर अब चर्चा कर लेते हैं। तो इसका अनुपात आप लिख सकते हैं 1:3:2। देखिए यहाँ 3 ही था, इसलिए यहाँ पर 3 ही लिखा गया, नहीं तो 1 लिखा होता, ठीक है। वो तो छोटी सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आंकिक प्रश्नों पर। तो आप चाहें तो इनको प्रश्नों को लिख भी सकते हैं और इनको मेरे साथ साथ सॉल्व भी कर सकते हैं। एक प्रश्न मैं आपको समझाता हूँ, फिर उसके बाद समझाऊंगा तो सारे ही, लेकिन आपको वापस से करने इन प्रश्नों को। आंकिक प्रश्न में जो सबसे पहला प्रश्न है आपका वो है उदाहरण नंबर 1, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस क्रिया करके H2O गैस बनाती है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था आंकड़े याद करने के लिए, अभी तक याद है आपको आंकड़े? हाइड्रोजन का जो आयतन था वो कैलकुलेट NTP पर कितना करा था? 100 मिलीलीटर करा था, ठीक है। और ऑक्सीजन का 50 लीटर करा था, यानी 50 मिलीलीटर करा था, ठीक है। NTP पर गैलुसेक ने बिल्कुल शुद्ध मान था, ठीक है, उन्होंने ज्ञात करा था, तो वो याद रखना है आपको। उसके आधार पर मैं आपको इसी सवाल को सॉल्व कराऊंगा। देखना, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस क्रिया करके H2O गैस बनाती है। आगे लिख रखा है 100 मिलीलीटर हाइड्रोजन से H2O का कितना आयतन प्राप्त होता है। 100 मिलीलीटर हाइड्रोजन से 100 मिलीलीटर आपको हाइड्रोजन दे दी और आपको बोल दिया कि इससे आप कितना H2O का आयतन प्राप्त कर सकते हो। मतलब मैंने आपको बोला कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की आपको अभिक्रिया करानी है और उससे आपको H2O बनता है, ठीक है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ ये जो हाइड्रोजन की जो मैं आपको बोल रहा हूँ, हाइड्रोजन आपके पास मैं देता हूँ आपको 100 मिलीलीटर हाइड्रोजन देता हूँ। तो 100 मिलीलीटर जब मैं आपको हाइड्रोजन देता हूँ तो H2O कितना बनेगा ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। H2O का आयतन मैंने बोला मैं आपको 100 मिलीलीटर आयतन देता हूँ हाइड्रोजन का। तो आप मुझे बताइए कि H2O का कितना मिलीलीटर आयतन मुझे प्राप्त होगा। कि हाइड्रोजन की यदि मैं मात्रा 100 मिलीलीटर लेता हूँ तो H2O की कितनी मात्रा होगी, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये है सवाल समझ में आया? तो सवाल को पढ़ने के बाद ये तो आपको पता चल गया कि इसमें क्या है, गैलोसेक का गैसीय आयतनों का नियम लग रहा है, ठीक है। अब गैसीय आयतनों का नियम लग रहा है तो अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर हल लिखेंगे सबसे पहले, और उसके बाद जो अपन को अभिक्रिया दे रखी है
वो लिखेंगे। अभिक्रिया क्या दे रखी है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दो अभिक्रियाएं दे रखी, इनको लिख लीजिए। देखिए हाइड्रोजन दे रखा है प्लस ऑक्सीजन प्लस क्या दे रखा है, ऑक्सीजन दे रखा है। इन दोनों को जब अपन मिलाते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या बनता है, क्या बनेगा भैया, H2O बनेगा, जैसा कि आपको समीकरण यानी सवाल में भी दे रखा है, H2O बनता है। यहाँ तक तो आपको सवाल में दे रखा है, ठीक है। उसके बाद अपन को क्या करना है, इस पहले तो इस समीकरण को संतुलित करना है, अगर ये हो सकता है तो, है ना। संतुलित करेंगे, कैसे होगा संतुलित बताएंगे। हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 2 है, यहाँ पर कितना है, 2 है, बहुत बढ़िया, सही है, यहाँ पर तो संतुलित है। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 2 है, यहाँ पर कितना है, 1 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा और यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, स्टार्टिंग में अपन कर आ चुके, तो अभी तक तो आपको पता भी चल गया होगा, ठीक है। तो आयतन इसका लिख लेंगे, कितना आ जाएगा, हाइड्रोजन का कितना आयतन हो जाएगा, 2 इकाई आयतन हो जाएगा। ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 1 इकाई आयतन हो जाएगा। और H2O का कितना आयतन हो जाएगा भैया, 2 इकाई आयतन हो जाएगा। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इकाई का जो फंडामेंटल है वो आपको तभी समझ में आएगा जब आपके पास एक आंकिक प्रश्न होगा। तो आंकिक प्रश्न में आपको इकाई कितनी दे रखी है, मिलीलीटर में दे रखी है। कितनी दे रखी है भाई, मिलीलीटर में दे रखी है। तो मिलीलीटर में दे रखी है, तो यहाँ पर इकाई आप किस में लिखेंगे, मिलीलीटर में लिखेंगे। तो इसका मिलीलीटर में लिखेंगे तो बस आपको इकाई की जगह क्या लिखना है, मिलीलीटर। तो देखिए लिख लेते हैं, क्या लिखा, मिलीलीटर लिख लिया, सब में मिलीलीटर है, चलिए सब में मिलीलीटर लिख लिया। आयतन है ये इसका, हाइड्रोजन का कितना आयतन है, 2 मिलीलीटर, ऑक्सीजन का 1 मिलीलीटर, H2O का 2 मिलीलीटर, ये इसका क्या है, आयतन है। H2O का आयतन है 2 मिलीलीटर, O2 का आयतन है 1 मिलीलीटर और H2 का आयतन कितना है, 2 मिलीलीटर, ये इतना है। अब सवाल क्या कहता है, अब समझो, अब बस सिंपल से गणित है, आपको समझना है। अगर आपको गणित थोड़ी सी भी आती है तो देखिए, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं मामले को। हाँ, अब देखिए सवाल क्या कहता है, 100 मिलीलीटर हाइड्रोजन से H2O का कितना आयतन प्राप्त होता है। 100 मिलीलीटर हाइड्रोजन से कितना H2O का कितना आयतन प्राप्त होता है। तो अपन यहाँ पर अपने जेन्युइन समीकरण पर जाएं, अभी अपन इस पर ध्यान ना दें और इस पर जाएं तो अपन देखते हैं कि 2 मिलीलीटर आयतन से हाइड्रोजन जो है उसके 2 मिलीलीटर आयतन से मुझे H2O का 2 मिलीलीटर आयतन प्राप्त हो रहा है। हाइड्रोजन के 2 मिलीलीटर आयतन से मुझे H2O का कितना लीटर आयतन प्राप्त हो रहा है, 2 मिलीलीटर आयतन प्राप्त हो रहा है। मतलब 2 मिलीलीटर आयतन से हाइड्रोजन के मुझे H2O का 2 मिलीलीटर आयतन प्राप्त हो रहा है। तो मैं इस बात को लिख लेता हूँ, है ना, इस बात को मैं लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ कि 2 मिलीलीटर हाइड्रोजन गैस से प्राप्त जल की मात्रा, जल यानी यहाँ पर जल लिख सकते हो या गैस आएगा यहाँ पर, है ना, H2O की मात्रा कितनी है भैया, मात्रा, ठीक है, मात्रा कितनी है, 2 मिलीलीटर है ना। 2 हाइड्रोजन का जो पहला आयतन था वो था 2 मिलीलीटर और इसका जो इससे जो बन रहा है, इससे जो प्रोडक्ट बन रहा है, इससे जो आयतन मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 2 मिलीलीटर लिख रहा है। तो यहाँ पर मैंने इस बात को लिख लिया, ठीक है। 2 मिलीलीटर हाइड्रोजन गैस से जो H2O की मात्रा है वो 2 मिलीलीटर है। तो मैं आपसे पूछता हूँ 1 मिलीलीटर के लिए कितना होगा, 1 मिलीलीटर के लिए H2O गैस का आयतन कितना होगा, वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अरे भैया बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, मैं आपको बोल रहा हूँ 2 टॉफ़ियाँ 2 रुपये की हैं, 2 टॉफ़ियाँ 2 रुपये की हैं, तो एक टॉफ़ी कितनी की होगी। आप बोलेंगे सर एक टॉफ़ी 2 रुपये की हैं, 1 रुपये की होगी मेरे हिसाब से, है ना। 2 टॉफ़ियाँ 2 रुपये की हैं तो एक टॉफ़ी कितनी की होगी, 1 रुपये की होगी, है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ लगाएंगे, जब 2 मिलीलीटर हाइड्रोजन गैस से प्राप्त H2O की मात्रा कितनी है, 2 मिलीलीटर है, तो 1 मिलीलीटर हाइड्रोजन गैस से प्राप्त जो H2O की मात्रा होगी वो कितनी होगी, 2/2 मिलीलीटर। इसी प्रकार से तो निकाला है अपन ने, 2/2 मिलीलीटर, जहाँ पर ये जो 2 है वो किसका मान है, H2O का मान है ना, ये वाला मान है, और ये वाला जो मान है वो किसका मान है भैया, हाइड्रोजन का मान है, ठीक है। क्लियर हुआ, इसको मिटा देते हैं एक बार। चलिए इतना समझ में आया। तो एग्ज़ाम मतलब प्रश्न में क्या दे रखा है, 100 मिलीलीटर हाइड्रोजन। तो भैया मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैंने आपको बोला कि 2 टॉफ़ियाँ कितने रुपए की है, 2 रुपये की हैं, तो एक टॉफ़ी कितने रुपए की हुई, 1 रुपये की। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ 100 टॉफ़ियाँ कितने रुपए की होंगी। तो आप क्या करोगे, एक टॉफ़ी का जो मान था, एक टॉफ़ी का जो रुपये था
उस रुपए को आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, टॉफ़ियों की संख्या से। तो मैं यही कह रहा हूँ कि 100 मिलीलीटर हाइड्रोजन से H2O का यदि आपको आयतन निकालना है तो क्या होगा, 1 मिलीलीटर हाइड्रोजन गैस से प्राप्त कितना है, 2/2। तो 100 मिलीलीटर हाइड्रोजन गैस से प्राप्त जो जल की मात्रा होगी, या जल की मात्रा कह लें या H2O की मात्रा कह लें, वैसे यहाँ पर H2O ही आएगा, H2O लिखना आप, ठीक है। H2O की जो मात्रा होगी वो कितनी होगी, गुणा कर लो, तो गुणा करने के बाद कितनी आएगी, 100 ml आएगी। अब 100 ml आ गई, अब इसकी जांच कैसे करोगे, जो गैलुसेक ने स्टार्टिंग में करा था, गैलुसेक ने इतना ही तो 100 मिलीलीटर ही तो निकाला था। H2O का जब ये वाला प्रयोग करा था उन्होंने, ये वाला जब प्रयोग करा था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसें ली थी और दोनों गैसों को मिलाकर उन्होंने H2O लिया था, तो वहाँ पर जो हाइड्रोजन का आयतन रखा था उन्होंने कितना कैलकुलेट करा था, हाइड्रोजन का सेपरेटली आयतन 100 मिलीलीटर है ना, 100 मिलीलीटर कैलकुलेट करके रखा था। तो आंसर क्या आ रहा था, 100 आ रहा था। तो H2O का जो आयतन आ रहा था वो 100 आ रहा था। क्या वही आयतन, ये किसका आयतन आ रहा है, H2O का ही तो आ रहा है भैया। ये आयतन किसका है, कौन बताएगा भैया, ये किसका आयतन निकला है, H2O का आयतन निकला है। किसका आयतन निकला है, H2O का आयतन निकला है। जब अपन ने हाइड्रोजन के कितना आयतन रखा, 100 मिलीलीटर आयतन रखा, ठीक है। ये अपन ने स्टार्टिंग में भी देखा था। बात क्लियर हुई, समझ में आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये इसका आंसर होगा, है ना। तो अगर मैं 100 मिलीलीटर हाइड्रोजन गैस लूँ तो मुझे जो प्राप्त H2O होगा वो कितना प्राप्त होगा, इतना प्राप्त होगा। सिंपल से गणित थी। चलिए इसी प्रश्न को थोड़ा घुमाते हैं। यही जो प्रश्न है जो एग्जामिनर होगा, ऐसे ही प्रश्न होंगे, 2-3 प्रश्न। अगर हम प्रश्नों का पैटर्न समझ लें कि प्रश्न हो किससे रहे, आंकिक जो प्रश्न है वो हो कैसे रहे, तो अपन को ईजी पड़ेगा। कैसे, जैसे ये वाला प्रश्न था, इसमें सिंपल सा पैटर्न था। क्या करा, सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया लिखी, फिर रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करा, संतुलित करके आयतनों को लिखा, आयतनों को लिखने के बाद प्रश्न पढ़ा वापिस से। प्रश्न क्या था उसको पढ़ा, वो जो कहता है उसके आधार पर अपन ने प्रश्न को सेट करा और उसके सॉल्यूशन निकाल लिया। इसी प्रकार अपन एक और प्रश्न करते हैं, यही उदाहरण होगा लेकिन थोड़ा घुमा हुआ होगा। कैसे, देखिए प्रश्न है आपके समक्ष कि हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस क्रिया करके H2O गैस बनाती है। वही प्रश्न है। 100 मिलीलीटर H2O गैस बनाने के लिए, अब देखना प्रश्न थोड़ा बदल गया है, ध्यान से समझना। 100 मिलीलीटर H2O गैस बनाने के लिए हाइड्रोजन का कितना आयतन आवश्यक होगा, वही सवाल है, वही आंकड़े हैं। लेकिन अब अंतर क्या है, बस आपको आंकड़े याद हैं और अब आपको सवाल को करना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप डायरेक्ट करते हैं सवाल को, अपन को उसी विधि से करना है जैसे अपन एक नए सवाल को करते हैं। आंकड़े आपको याद हैं, उत्तर की आप जांच कर सकते हैं, इसका जो रियल उत्तर है आपको पता है। आप देख सकते हैं जो गैलुसेक का अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वो आप वहाँ से आप मैच कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये सेपरेटली आंसर दे रखा है, वैसे तो आपको गैलुसेक का दे रखा था, लेकिन जब इसके अलावा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा यदि आपको कोई और गैसें दे दी, फिर आप क्या करेंगे, वो भी एक एग्जाम्पल करेंगे। लेकिन उससे पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। बता रखा है 100 मिलीलीटर H2O गैस बनाने के लिए हाइड्रोजन का कितना आयतन आवश्यक होगा। इस बार क्या करा, हाइड्रोजन का जो आयतन है उसको क्वेश्चन मार्क कर दिया और H2O का आयतन आपको दे दिया। तो आपसे पूछ लिया गया है, अब मैंने आपसे पूछा कि H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का गैस का हमने क्या, आपको क्या करना है, मिलाना है और H2O बनती है ना। इनको दोनों को मिलाने के बाद H2O बनती है, और H2O बनती है तो H2O कितनी बनती है, 100 मिलीलीटर प्राप्त होती है। तो 100 मिलीलीटर प्राप्त करने के लिए मुझे हाइड्रोजन की कितनी मात्रा लेनी पड़ेगी, हाइड्रोजन का कितना आयतन लेना पड़ेगा, हाइड्रोजन का कितना आयतन लेना पड़ेगा कि मेरे पास 100 मिलीलीटर H2O गैस प्राप्त हो। तो अब ये ज्ञात करना है। प्रश्न समझ में आया। चलिए लिखें, हल लिखें, चलिए हल करते हैं, सॉल्व। तो सबसे पहले क्या करना है, अभिक्रिया लिखनी है। अभिक्रिया कैसे, हाइड्रोजन लिखेंगे प्लस ऑक्सीजन लिखेंगे, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। मिलकर क्या बनाते हैं, H2O, संतुलित कर लेंगे, वही 2 और 2 लिखने में आएगा। आयतन लिखेंगे वही सेम होगा, 2 इकाई आयतन यहाँ पर आएगा, 1 इकाई आयतन यहाँ आएगा और 2 इकाई आयतन यहाँ पर आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कर लिया। चलिए अब क्या करेंगे, अब इकाई लिखा है उसकी जगह क्या करेंगे, आंकिक प्रश्नों में मिलीलीटर दे रखा है, यहाँ क्या दे रखा है भैया, मिलीलीटर दे रखा है, तो इकाई की जगह क्या लिखेंगे, मिलीलीटर को रिप्लेस करेंगे। चलिए वो भी कर लिया।
अब ये आपको 2 स्टेप नहीं करने हैं, आपको सिर्फ एक ही स्टेप करना है। आपको एक ही स्टेप करना है। वो एक ही स्टेप क्या होगा, आपको मिलीलीटर डायरेक्ट लिखना है क्वेश्चन को पहचान कर, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपने कर लिया। अब आपको वापस से प्रश्न पढ़ना है, ठीक है। प्रश्न क्या था कि 100 मिलीलीटर H2O गैस बनाने के लिए हाइड्रोजन का कितना आयतन आवश्यक होगा। तो अपने पास ये आंकड़े हैं, इसके आधार पर ही जो कुछ करना है, सवाल को सॉल्व करना है, इसी के आधार पर करना है। तो इसके आधार पर कैसे करेंगे, यहाँ बोल रखा है 100 मिलीलीटर H2O गैस, तो मैं बोल रहा हूँ मेरे पास है 2 मिलीलीटर आयतन, यानी 2 मिलीलीटर H2O बनाने के लिए मुझे हाइड्रोजन कितना लेना पड़ता है, 2 मिलीलीटर लेना पड़ता है। 2 मिलीलीटर H2O बनाने के लिए मुझे 2 मिलीलीटर हाइड्रोजन लेना पड़ता है। तो मैं इस चीज़ को लिख लेता हूँ। मैंने लिखा 2 मिलीलीटर H2O प्राप्त करने के लिए आवश्यक हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है, 2 मिलीलीटर है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि यदि मुझे 1 मिलीलीटर H2O चाहिए होगा तो हाइड्रोजन की कितनी मात्रा चाहिए होगी वो लिख लेता हूँ। तो 1 मिलीलीटर H2O प्राप्त करने के लिए आवश्यक H2 की मात्रा कितनी होगी, 2/2 मिलीलीटर। सिंपल सी बात है ना, वही टॉफ़ी वाला एग्जाम है भैया, एग्जाम्पल है, मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा दिया, ठीक है। तो भैया अगर 2 मिलीलीटर H2O प्राप्त करने के लिए मुझे हाइड्रोजन की मात्रा 2 मिलीलीटर चाहिए, और यदि मुझे 1 मिलीलीटर H2O प्राप्त करने के लिए 2/2 मिलीलीटर चाहिए, तो मुझे प्रश्न में क्या दे रखा है, 100 मिलीलीटर H2O गैस बनाने के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए होगा। तो मुझे 100 मिलीलीटर H2O प्राप्त करने के लिए आवश्यक जो H2 की मात्रा होगी वो कितनी होगी, 2/2 गुणा 100, यानी 100 मिलीलीटर होगी। और यही आंसर आ रहा था कि नहीं आ रहा था। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हाइड्रोजन की कितनी मात्रा आ रही थी, 100 मिलीलीटर मात्रा ही तो आ रही थी। तो देखो आंसर वही आ गया। कैसे लाया, अलग मेथड से लाया। इस बार बात वही है, कंसेप्ट कहाँ टिका हुआ है, कहाँ टिक रहा है, कहाँ नींव पकड़ो, आप चेन पकड़ो, कहाँ टिक रखा है, ये वहाँ पर, यहाँ पर, ये जो है, ये जो मेन है, ये चीज़ मेन है। यदि ये नहीं आएगी आपको, अगर आपको समीकरण संतुलित करना नहीं आता तो आपको फिर दिक्कत हो सकती है थोड़ी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 11वीं कक्षा में यदि आप पढ़ रहे हैं तो आपको संभवतः समीकरण को संतुलित करना आता होगा। क्या उदाहरण नंबर 2 आपके दिमाग में बैठा ढंग से। अब आपने हाइड्रोजन, जो गैलुसेक ने सबसे प्रथम प्रयोग करा था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लेकर, उसमें आपने हाइड्रोजन का आयतन कैसे ज्ञात करते हैं, H2O का आयतन कैसे ज्ञात करते हैं, ये दोनों देख लिया। अब बाकी है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन के ऊपर इसी को ही लगाकर देखते हैं। आंकड़े आपको पहले से याद हैं, तो मैं आपको सिर्फ दिमाग में रखना है और सवाल को समझना है, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न जो है आपके लिए वो आपकी स्क्रीन पर है। H2 यानी हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस क्रिया करके H2O गैस बनाती है, वही बात, ठीक है, बात समझाने की आवश्यकता नहीं है। आगे लिख रखा है 100 मिलीलीटर H2O गैस बनाने के लिए ऑक्सीजन का कितना आयतन आवश्यक होगा, ऑक्सीजन का कितना आयतन आवश्यक होगा। इस बार आपसे हाइड्रोजन का नहीं पूछा, ऑक्सीजन का पूछा है, तो कैसे दोगे जवाब। सबसे पहले कुछ नहीं, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल इक्वेशन। तो लिखिए, क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन लिया प्लस क्या लिया, ऑक्सीजन लिया, दोनों को मिलाया, दोनों को मिलाकर प्रोडक्ट क्या बना, H2O बना, है ना। संतुलित करेंगे तो वही 2 लग जाएंगे। फिर हाइड्रोजन का कितना आयतन, 2 इकाई आयतन, ऑक्सीजन का कितना आयतन, 1 इकाई आयतन, H2O का कितना आयतन, 2 इकाई आयतन, ठीक है। इकाई कितनी दे रखी है, मिलीलीटर में दे रखी है, तो इसको चेंज कर लेंगे मिलीलीटर में, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, जो सवाल में दे रखा है उसको पढ़ेंगे। क्या दे रखा है, 100 मिलीलीटर H2O गैस बनाने के लिए, यानी इस बार अपन को क्या दे रखा है, 100 मिलीलीटर H2O गैस बनाने के लिए ऑक्सीजन का कितना आयतन मिलेगा। तो अपने इसमें जाइए कि इसमें कितना मिल रहा है अपन को, कि 2 मिलीलीटर H2O बनाने के लिए ऑक्सीजन कितनी लगती है, 1 मिलीलीटर लगती है। 2 मिलीलीटर H2O बनाने के लिए ऑक्सीजन कितनी लगती है, 1 मिलीलीटर लगती है। तो इसको लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, 2 मिलीलीटर H2O प्राप्त करने के लिए, 2 मिलीलीटर H2O प्राप्त करने के लिए आवश्यक जो O2 की मात्रा है वो कितनी है, 1 मिलीलीटर है। कितनी है भाई, 1 मिलीलीटर है। इसको यहाँ लिख लीजिए, बहुत बढ़िया, लिख लिया, शाबाश, बस इतना ही लिखना है। अब आगे बढ़िए, 2 मिलीलीटर H2O प्राप्त करने के लिए आवश्यक O2 की मात्रा कितनी है, 1 मिलीलीटर है। तो मुझे बताइए
1 मिलीलीटर H2O प्राप्त करने के लिए 1 मिलीलीटर H2O प्राप्त करने के लिए आवश्यक O2 की मात्रा कितनी होगी? 1/2 होगी। कितनी होगी भाई? 1/2 होगी। चलिए 1/2 लिख लिया, शाबाश, बहुत इजी है यार, आप कर सकते हो इतना तो। चलिए 1 मिलीलीटर H2O प्राप्त करने के लिए आवश्यक O2 की मात्रा कितनी होगी? 1/2। प्रश्न में क्या दे रखा है? प्रश्न में बोल रखा है कि 100 मिलीलीटर H2O प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन की कितनी मात्रा लगेगी फिर? तो क्या करेंगे यहाँ पर सिर्फ क्या लिख देंगे कि 100 मिलीलीटर H2O प्राप्त करने के लिए आवश्यक जो O2 की मात्रा होगी वो कितनी होगी भैया? 1/2 गुणा 100 बराबर कितनी होगी? 50 मिलीलीटर। क्या यही आ रहा था कि नहीं आ रहा था? स्टार्टिंग में जब गैलुसेक ने निकाला था, गैलुसेक सर ने जब निकाला था तो यही आ रहा था कि नहीं आ रहा था? यही आ रहा था ना, बिल्कुल। हाइड्रोजन कितना था? 100 था, 100 मिलीलीटर था। ऑक्सीजन कितना था? 50 मिलीलीटर था। दोनों को संयुक्त करा था तो कितना बना था? 100 मिलीलीटर H2O बना था। बना था कि नहीं बना था? आंसर आया है कि नहीं आया? आ गया ना वही आंसर। चलिए, तो अपन ने जो गैलुसेक सर द्वारा जो एग्जाम्पल दिया गया था उसी को ही बहुत डिटेल द्वारा समझा, उसी को ही घुमा फिरा कर समझा हमने, है ना। और उसी को ही, क्योंकि वही प्रमाण था हमारे पास आपको विश्वास दिलाने का कि मैं सही कर रहा हूँ। कभी कभार होता है कि सर आपको क्या पता कि मतलब आपको कैसे पता कि ये ना यही सही आंसर है। तो गैलुसेक सर ने जो आंसर दिए थे, गैलुसेक सर ने जो एनटीपी पर आयतन ज्ञात करा था उसी को उदाहरण मानते हुए अपन ने सारा काम करा। तो मैंने आपको सारा का सारा कैलकुलेट बता दिया। जो गैलुसेक सर ने आयतन निकाला था वो 50 निकाला था, 50 मिलीलीटर। इसी प्रकार से हाइड्रोजन का 100 मिलीलीटर और H2O का कितना निकाला था? H2O का कितना निकाला था? 100 मिलीलीटर। ठीक है, तो ये अपन ने 3 उदाहरण समझ लिए अभी तक। अब बात करते हैं एक अन्य उदाहरण की, दूसरे उदाहरणों की बात करते हैं। इसके अलावा भी आ सकता है कोई सा भी, ठीक है, तो घबराना नहीं है। देखिए, बात करते हैं अन्य उदाहरण की। तो आपकी स्क्रीन पर लिख रखा है हाइड्रोजन एवं क्लोरीन गैस क्रिया करके HCl गैस बनाती है। इस बार हाइड्रोजन और क्लोरीन गैसें हैं, है ना। हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस क्रिया करके क्या बनाती हैं? HCl बनाती हैं। तो 20 मिलीलीटर हाइड्रोजन से HCl का कितना आयतन प्राप्त होता है? तो 20 मिलीलीटर हाइड्रोजन से HCl का कितना आयतन प्राप्त होता है, ये आपको ज्ञात करना है। सिंपल सा है। क्या करेंगे? सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन लिखेंगे, मतलब रासायनिक अभिक्रिया लिखेंगे। तो क्या करेंगे? हाइड्रोजन लेंगे, प्लस लगाएंगे क्लोरीन, है ना। बनेगा इनसे क्या? HCl जो दे रखा है। अब क्या करेंगे? संतुलन करेंगे। तो संतुलन में देखिए हाइड्रोजन कितना है? यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितना है? 1 है। तो क्या करेंगे? यहाँ पर 2 लगा देंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, तो संतुलित। बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे? आयतन लिखेंगे। हाइड्रोजन का आयतन कितना है? 1 इकाई आयतन है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो कितना मानते हैं? 1 मानते हैं, तो 1 इकाई आयतन होगा। क्लोरीन का कितना आयतन है भैया? 1 इकाई आयतन है। चलिए, यहाँ पर भी 1 इकाई आयतन हो गया। HCl का कितना आयतन है? 2 इकाई आयतन है, तो 2 इकाई आयतन लिख लिया। शाबाश, बढ़ाइए, आप तो बहुत समझदार हो गए भैया। यहाँ पर आपने यहाँ तक सॉल्व कर लिया, बहुत अच्छे। चलिए अब आगे करते हैं। तो इकाई आयतन है यहाँ पर, ठीक है, इकाई आयतन है। इकाई यानी होती है यूनिट। यूनिट क्या होती है? मिलीलीटर और लीटर इस संदर्भ में। तो इस संदर्भ में आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है? मिलीलीटर दे रखा है, तो बस इसको चेंज कर लीजिए, मिलीलीटर में चेंज कर लिया। शाबाश, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन, यहाँ तक आपने कर लिया। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे? प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न क्या दे रखा है? 20 मिलीलीटर हाइड्रोजन से HCl का कितना आयतन प्राप्त होता है? 20 मिलीलीटर हाइड्रोजन से HCl का कितना आयतन प्राप्त होता है? तो मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे यहाँ देखना है। मुझे यहाँ देखना है कि 1 मिलीलीटर आयतन से HCl का 2 मिलीलीटर आयतन मुझे प्राप्त होता है। 1 मिलीलीटर आयतन से मुझे HCl का कितना आयतन प्राप्त होता है? 2 मिलीलीटर आयतन प्राप्त होता है। तो इसको लिख लेता हूँ मैं। क्या लिखूंगा? 1 मिलीलीटर H2 गैस से प्राप्त HCl का आयतन है कितना? 2 मिलीलीटर। इसको रब करेंगे एक बार। ठीक है, इसको रब करते हैं। अब देखिए, 1 मिलीलीटर H2 गैस से प्राप्त HCl का जो आयतन है वो कितना? 2 मिलीलीटर प्राप्त हुआ। तो 1 मिलीलीटर तो इसमें पहले दे रखा, एक टॉफ़ी का मान तो आपको पहले दे रखा, कितना रुपए है? 2 रुपये। तो 20 टॉफ़ियों का आपको निकालना है, यानी 20 मिलीलीटर हाइड्रोजन से कितना HCl प्राप्त होगा वो निकालना है। तो क्या करेंगे? 20 मिलीलीटर H2 गैस से प्राप्त HCl का आयतन क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो कितना होगा? 40 मिलीलीटर प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा भैया? 40 मिलीलीटर प्राप्त होगा। क्या समझ में आ रहा है आपको? आशा करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। तो यही इसका आंसर होगा।
तो 20 मिलीलीटर हाइड्रोजन गैस से प्राप्त HCl कितना होगा भैया? 40 मिलीलीटर होगा। और ये ऐसे ही यदि पूछा जाएगा, यदि आपसे इस टॉपिक में से यदि न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे तो इसी प्रकार के न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, इससे बाहर के पूछे नहीं जाएंगे। इसी प्रकार का पैटर्न होगा आपका और इस प्रकार से आपको सॉल्व करके आना है, ठीक है। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, यदि आपने ये वीडियो देख लिया है, पूरा वीडियो देखेंगे आप, तो आप ये वीडियो में जितना भी कुछ सिखाया गया, अगर आप उसको समझते हैं अच्छे तरीके से, तो आप निसंदेह तौर पर इसको सवाल को सॉल्व कर कराएंगे। अब एक सवाल मैं आपको लास्ट आपको खुद करने के लिए दे रहा हूँ, होमवर्क। सबके सब बच्चे कमेंट करके इसका जवाब देंगे मुझे, ठीक है। इतना समझाए, इसका मतलब आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा। तो वो जो भी समझ में आया, टूटा फूटा, पूरा बना हुआ समझ में आया या पूरा टूटा हुआ, कैसा भी समझ में आया, उसको आप करेंगे इसको सॉल्व। प्रश्न है आपके पास, यदि नाइट्रिक ऑक्साइड निम्नांकित समीकरण के अनुसार बनती है। अब इसके अंदर मैंने आपको इतना सरल करा है कि आपको पहले से समीकरण दे दिया है, ठीक है। समीकरण बनाने की जरूरत है, बस इसको संतुलित करना है, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड निम्नांकित समीकरण के अनुसार बनती है, तो 30 लीटर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने के लिए नाइट्रोजन का कितना आयतन आवश्यक होगा, यह आपको ज्ञात करना है, ठीक है। यह आपका क्या है भैया? होमवर्क है। सारे के सारे बच्चे इस होमवर्क को सबमिट करेंगे कल, ठीक है। कल या आज ही सॉल्व करके मुझे कमेंट में दे देना, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही करेंगे, कंप्लीट है आज का गैलो-सेक का नियम। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू।